तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं, अपना ऑसिलेशंस कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफरेंट इक्वेशंस डिराइव करवाए थे फॉर ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसके लिए डिफरेंट इक्वेशंस। आज हम देखते हैं ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग। तो नेक्स्ट बच्चों, आपका जो आर्टिकल होना चाहिए वो होना चाहिए ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। तो मान लीजिए ये स्प्रिंग और इससे ये कोई लोड जो है वो सस्पेंडेड है, जिसका मास है m, वेट है mg। ये इंडिकेटर, ये स्केल। अब आपने इसको मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में y स्ट्रेच कर दिया है। जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे तो आप सबको पता है, आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है कि स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे आप छोड़ोगे, इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो स्प्रिंग है वो वापस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लोड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगा, बल्कि स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। और जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर प्रोड्यूस हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस कहां लाएगा? डाउनवर्ड। तो इस तरीके से स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करने लगेगा। बच्चों, इसका ऑसिलेशन एक्चुअली में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों है? क्योंकि एक तो इसका ऑसिलेशन किस पर है? स्ट्रेट पाथ पर है। दूसरा, इसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है। और थर्ड, इस बॉडी का जो या एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो चूंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, इसलिए डेफिनेटली इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब आपको लगेगा कि सर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और माइनस का मतलब जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू माइनस k इंटू y। आप सब जानते हैं व्हाट इज k? दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। अब ये F कितना होगा? तो डेफिनेटली मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k इंटू y, मींस F इज इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू y। अब आपको पता है बच्चों के स्प्रिंग कांस्टेंट और m जो है वो सस्पेंडेड मास, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y। और अब आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर जो स्प्रिंग का एक्सेलरेशन है, बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है स्प्रिंग के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कंडीशन प्रूफ कर दी, मतलब प्रूफ हो गया कि यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसका ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। दैट इज स्प्रिंग or body attached with one end of a spring executing simple harmonic motion। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, और हमको मालूम है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर y अपॉन f। ये अपने ड्राइव किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है।
ये हो गया 2 और हमको मालूम है बाय 1 y अपॉन f इज इक्वल टू, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके y अपॉन f इज इक्वल टू तो हो जाएगा m बाय k। मैग्नीट्यूड देखना है अपन, क्योंकि अपन को मालूम है माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। तो अपन को यहाँ पर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, इसलिए तो हम लोग लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2 t इज इक्वल टू 2 पाई इनटू रूट ओवर m बाय k। मैंने y अपॉन f की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें, m बाय k। What is m? Suspended mass and what is k? String constant। तो इस तरीके से बच्चों ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। यदि कोई बॉडी अटैच है वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग से तब। अच्छा, यदि इसी स्प्रिंग के आप n इक्वल पार्ट्स कट कर दें और फिर किसी पार्ट से इतने ही मास को सस्पेंड करें तो अब न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप बता सकते हैं इफ स्प्रिंग कट इनटू n इक्वल पार्ट्स देन t, क्योंकि आपको मालूम है अब जो स्मॉल इक्वल पार्ट्स में कट किया तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो कितना होगा, तो जो लॉन्ग स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था उसका n टाइम्स, तो फिर t डैश इज इक्वल टू n इनटू k हो जाएगा। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई इनटू रूट ओवर m अपॉन n इनटू k। k की जगह k डैश और k डैश की वैल्यू रखोगे तो n इनटू k, क्योंकि हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट लॉन्ग स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का n टाइम्स हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है अब t डैश ये 1 बाय रूट n टाइम्स, यदि 1 बाय रूट n को आप कॉमन निकाल ले बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा 2 पाई इनटू ओवर m बाय k, जो कि लॉन्ग स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था। मतलब अब टाइम पीरियड जो होगा वो इतना हो जाएगा। इसी तरीके से यदि 2 स्प्रिंग्स हैं और इन सीरीज, चलिए पहले पैरेलल करते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने वर्क पावर एनर्जी में बताया है स्प्रिंग हार्ड हो जाता है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश इज इक्वल टू, आप समझ रहे हैं बात को, एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग ये, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 इसका k2 और ये सस्पेंडेड मास m। तो अब जो टाइम पीरियड होगा t डैश 2 पाई इनटू रूट ओवर m अपॉन k डैश, लेकिन अब k डैश इज इक्वल टू होगा k1 प्लस k2, इसलिए t डैश इज इक्वल टू 2 पाई इनटू रूट ओवर m अपॉन k1 प्लस k2। ये मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में समझाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश इज इक्वल टू k1 प्लस k2 हो जाता है। फिर नेक्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब एक स्प्रिंग ये है और एक और स्प्रिंग ये है, ये k1 k2 और फिर यदि इससे मास सस्पेंड करते हैं तो इसको बोलते हैं सीरीज, और सीरीज में k डैश इज इक्वल टू होता है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, या थोड़ा सा और, क्योंकि हो सकता है 2 से ज्यादा स्प्रिंग हो तो 1 अपॉन k डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। यदि और स्प्रिंग होंगे तो फिर जाएगा प्लस 1 बाय k3 प्लस 1 बाय k4 इस तरीके से। पर 2 के केस में ये हुआ तो k डैश इज इक्वल टू यहां पर जाएगा k1, सॉल्व करने पर k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2।
तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू t डैश इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर m अपॉन k डैश, और k डैश की वैल्यू आपको इतनी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो अब टाइम पीरियड t डैश इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर मास m ही है तो m अपॉन k डैश। ये है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से ये स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में मैंने आपसे डिस्कस किया है। मैं हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से ताकि आप पूरा देख सकें। इसको आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। If a heavy and pointed mass connected with massless and inelastic string with a rigid support, then system is called simple pendulum. When a heavy and pointed mass connected with massless and elastic string, then the system is called simple pendulum. When a heavy and pointed mass connected with massless, perfectly elastic and inextensible string, then the system is called simple pendulum. यदि कोई बहुत वेटेड है, हैवी और पॉइंटेड मास को किसी मासलेस, इलास्टिक और इनएक्सटेंसिबल जो खींच नहीं रही हो ऐसी स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें और फिर रिजिड सपोर्ट से भी कनेक्ट कर दें, सस्पेंड कर दें, तो सिस्टम को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब ये जो हैवी और पॉइंटेड मास को मैं बता रहा हूं ना, इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं इसको? BOB, बॉब। और ये जो पॉइंटेड, ये जो मासलेस स्ट्रिंग है ना, जिस पॉइंट पर सस्पेंडेड होती है वहां से लेके ये बॉब का जो सेंटर ऑफ मास होता है यहां तक की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, एल से डिनोट करते हैं। इसको जब राइट साइड ले जाकर आप छोड़ दोगे तो आप सबने प्रैक्टिकली देखा है कि अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो मान लीजिए अपनी मीन पोजीशन से आपने राइट साइड ले गए, कितना डिस्प्लेस कर दिया, y, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा, और इसको छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट। ये आप प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखते हैं तो थ्योरेटिकल भी तो प्रूव करना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि जब आप ऐसा करते तो इसका वेट किस तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये हो गया mg, ये वेट है। वेट क्या है? नेट फोर्स है, बॉब के ऊपर नेट फोर्स। यदि हम रिजल्टेंट फोर्स को चाहें तो रिजॉल्व कर सकते हैं उसके टू कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट ये होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा। अब तो आप लगभग एंडिंग पर हैं तो आपको पता है नेट फोर्स का हमेशा वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो तो रिजल्टेंट इनटू कॉस।
तो सेकंड कंपोनेंट कैसा होगा, इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलेंगे mg sin थीटा। बच्चों यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन थी डैश, जो किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ना तो ये इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। पर यदि मान लीजिए mg cos थीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा इस तरफ। भाई मान लीजिए इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स है, इस तरफ मान लीजिए 7 न्यूटन है, तो इसका मतलब बॉब के ऊपर नेट फोर्स लग जाएगा ना 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, टूट जाएगी स्ट्रिंग। पर यदि नहीं टूट रही है और ये अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब थीटा है, टेंशन इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। मतलब टेंशन क्या हुआ, थीटा खत्म हो गया, mg cos थीटा को कैंसिल कर देगा। लेकिन ये mg sin थीटा तो इस तरफ है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसको तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, तो इसी फोर्स की वजह से वापस बैक आएगा। इसी को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा होगा, किस तरफ होगा, थीटा के अपोजिट, इसलिए माइनस। अब ये फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो माइनस m इंटू जी इंटू साइन थीटा। mm क्या हो गया, कैंसिल, f इज इक्वल टू माइनस जी इंटू साइन थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू। पर यदि ये थीटा स्मॉल हो तो, if थीटा इज वेरी लेस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा स्मॉल एंगल्स के लिए, तो f इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा। लेकिन बच्चों ये थीटा एंगल क्या होता है, तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो f इज इक्वल टू माइनस जी इंटू, ये थीटा है तो इसके लिए आर्क ये होगा, आर्क ये होगा अप्रोक्सीमेटली y के इक्वल होगा, क्योंकि जब आपका थीटा स्मॉल होगा ना तो ये ऐसा 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 ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशंस के अबाउट, स्ट्रेट पाथ पर, मीन पोजीशन के अबाउट स्ट्रेट पाथ पर, मतलब पेंडुलम में दो कंडीशन फुलफिल कर दी, एक तो मोशन का हो रहा है स्ट्रेट पाथ पर और दूसरा मोशन कैसा हो रहा है, ऑसिलेटरी। और ये जो इसका आर्क है वो किसके इक्वल होगा, y के, और ये क्या है l, ये भी l, तो मतलब इक्वल होंगे, तो एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। तो इसका मतलब थीटा की जगह क्या लिखोगे, आर्क y और रेडियस l, एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू r क्या होगा, y और रेडियस मतलब l, ये हो गया। अब f इज इक्वल टू माइनस g अपॉन l इंटू y। आप किसी एक प्लेस पर ले लो तो g की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट, l भी नहीं बदल रहा है तो l भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसका मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, क्योंकि g भी कांस्टेंट l भी कांस्टेंट, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस का मतलब जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यदि सिंपल पेंडुलम का ये एंगल स्मॉल हो
तो उस कंडीशन में सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। If angular displacement is very small, then simple pendulum executing simple harmonic motion, and in simple harmonic motion, since in SHM simple harmonic motion, P is equal to 2 pi into root over y upon f, ये हमने डिराइव किया था, लेकिन यदि आप देखो तो y1 y upon f is equal to L by G, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y upon f is equal to L by G, माइनस साइन को निगलेक्ट कर दो। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो, T is equal to 2 pi into root over L by G। तो बच्चों ये है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला जो आपको एग्जाम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों नेक्स्ट मुझे जो आपको डिस्कस करना चाहिए वो है लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ पेंडुलम। तो फर्स्ट सबसे पहले मुझे बताना चाहिए आपको लॉज ऑफ आइसोक्रोनिज्म, लॉज ऑफ आइसोक्रोनिज्म क्या होता है ये लॉज ऑफ आइसोक्रोनिज्म। तो आपने अभी देखा टाइम पीरियड का फॉर्मूला T = 2 पाई into √4 L by G। यहां पर आपको दिखा क्या कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एम्पलीट्यूड, दिस इज लॉज ऑफ आइसोक्रोनिज्म। क्या बताया तुमने, लॉस ऑफ आइसोक्रोनिज्म, टाइम पीरियड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ तो दिख रहा है टाइम पीरियड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। यदि इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब स्लो ऑसिलेशन, क्योंकि उसको वन ऑसिलेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लग रहा मतलब स्लो ऑसिलेशन। तो इसका मतलब यदि एक प्लास्टिक बॉल है पूरी हॉलो है और अंदर आपने पूरा वाटर भर दिया है और इसके बॉटम में आप पिन होल कर दिया, राइट साइड ले जाओगे, छोड़ दोगे और इसमें यदि इस होल से ग्रेजुअली ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर ड्रेन आउट हो रहा है, तो इस कंडीशन में इसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ ए hollow plastic ball is suspended with thread or string and it is completely filled with water and its bottom, if a pinhole, from pinhole the water is gradually drained out, then what is the effect on its time period। ऐसा यदि क्वेश्चन है तो क्या बोलोगे आप। तो आपका आंसर होना चाहिए भाई जैसे जैसे वाटर निकलता जाएगा ड्रॉप ड्रॉप करके सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती जाएगी,
इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। और जब पूरा वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा तो पूरी प्लास्टिक बॉल हॉलो हो जाएगी, वापस सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, सेंटर पर, और फिर से इफेक्टिव लेंथ उतनी हो जाएगी जितनी इनिशियली थी, तो फिर से फास्ट ऑसिलेशन होने लगेगा। तो इसका मतलब इनिशियली टाइम पीरियड इंक्रीज होगा एंड फाइनली टाइम पीरियड जो है वो उतना ही हो जाएगा जितना ओरिजिनली था। ऐसे ही यदि आप जो देखते हैं आप ऐसा स्विंग होता है झूला, ये प्लास्टिक, ये सॉरी यहाँ पर लकड़ी का पटिया, और इस पर कोई लड़का है और इस तरीके से खड़े होके झूले पर झूल रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इतना होगा, और बहुत तेज झूलने के बाद यदि वो बैठ जाए तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, झूला जो है वो स्लो हो जाएगा, और फिर झूलते झूलते फिर खड़ा हो गया तो फिर सेंटर ऑफ मास अपवर्ड जाएगा, फिर इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी, फिर टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मतलब उसको वन ऑसिलेशन करने में कम टाइम लगेगा, मतलब स्विंग फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है बच्चों। नेक्स्ट, ये लॉ ऑफ लेंथ के बाद थर्ड, लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो आपको दिख रहा है फॉर्मूले में T, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। जी क्या है, पहले ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर है तो एक्सेलरेशन, तो यदि इस एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब फास्ट ऑसिलेशन। तो यदि आपके पास में सिंपल पेंडुलम हाथ में पकड़े हुए हो और वो ऐसा ऐसा हिल रहा है, ठीक, और आप उसको हिलाते हिलाते कहाँ चढ़ गए, लिफ्ट में खड़े हो गए, सिंपल पेंडुलम हिल रहा है, लिफ्ट चलने लग गई अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो अब इस सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, तो फिक्टिशियस एक्सेलरेशन किस तरफ प्रोड्यूस होगा, सूडो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, जी भी किस तरफ है, डाउनवर्ड, टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। जब जी प्लस ए हो जाएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम होने का मतलब फास्ट ऑसिलेशन, वही सिंपल पेंडुलम फास्ट ऑसिलेट करने लगेगा, वही लिफ्ट यदि डाउनवर्ड आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो फिक्टिशियस एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, सूडो एक्सेलरेशन अपवर्ड, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी माइनस ए, क्योंकि जी तो डाउनवर्ड है और सूडो एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए हो जाएगा, तो जी माइनस ए हो जाएगा, तो टाइम पीरियड मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ऑसिलेशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब लिफ्ट डाउनवर्ड आएगी विद एक्सेलरेशन ए तब ऐसा होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मास, फोर्थ लॉ ऑफ मास, टाइम पीरियड, it is independent from mass, independent, है ना। अपने को टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास नहीं है, इसका मतलब यदि 10 ग्राम का पत्थर ले रहे हो, धागे से बांध रहे हो, लटका रहे हो, राइट साइड ले जाकर छोड़ दिया, ऑसिलेट करेगा, अब 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम, लेकिन लेंथ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी टाइम पीरियड दोनों का कैसा रहेगा, सेम। वन ऑसिलेशन में जितना इसको टाइम लगेगा 10 ग्राम वाले को, 100 ग्राम वाले को भी उतना टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम। इफ t is equal to 2 seconds, then simple pendulum is called second pendulum। क्योंकि टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, तो अपन इसी सिंपल पेंडुलम को क्या बोलेंगे? सेकंड पेंडुलम। तो हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है 2 पाई इंटू एल बाय जी। टी की वैल्यू 2 रखो, 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाय जी 9.81। इसको सॉल्व करके देखो आप, स्क्वायर कर दो, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो जाएगा 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू एल बाय 9.81। तो एल इज इक्वल टू 9.81 अपॉन पाई स्क्वायर। पाई क्या होता है? 3.14। स्क्वायर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.81 ही आ जाएगा, लगभग 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। मतलब यदि आपने एक थ्रेड लिया 1 मीटर लॉन्ग और उसमें यदि किसी स्टोन को बांध दिया और राइट साइड ले जाकर छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशंस के अबाउट। और पूरा वन ऑसिलेशन करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। क्योंकि सेकंड पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, मतलब 1 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम है, तो उसको टाइम पीरियड कितना लगेगा? 2 सेकेंड। तो बच्चों ये हो गया सेकंड पेंडुलम। नेक्स्ट मुझे आपको डिस्कस करना है फोर्स्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और पोजीशन ऑफ रेजोनेंस। तो बच्चों नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे फ्री ऑसिलेशन। क्या होता है फ्री ऑसिलेशन? व्हेन द बॉडी ऑसिलेट्स with constant amplitude, then the oscillation of a body is called free oscillation। जैसे यदि ये सिंपल पेंडुलम है, आपने राइट साइड ले जाकर छोड़ दिया और वो ऐसा कंटिन्यूअस ऑसिलेट कर रहा है, उसका मीन पोजीशन से जो एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस, ये हमेशा ऐसा बना रहता है, कम नहीं होता है, तब ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन में जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड। किसमें? फर्स्ट ऑसिलेशन में। फिर ये क्या है? फिर से सेम एम्पलीट्यूड नेक्स्ट ऑसिलेशन में, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम ही नहीं हो रहा। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। आप सब जानते हैं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हो सकता है यहां पर आप क्या लगा दो? ग्रीस या बेयरिंग सिस्टम, क्योंकि आपको मालूम है यहां पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस की वजह से एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है तो आपने जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो यदि खत्म कर दिए, जो डैम्पिंग फोर्सेस हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, यदि जीरो कर दिया जाए, जो एनर्जी लॉस करते हैं वो सब जीरो हो जाए, तो फिर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और ऐसे ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। पूरा एक ग्लास के अंदर, पूरा एक ग्लास बॉक्स बनाया जाए, उसके अंदर यदि अपन पेंडुलम को लटका के ऑसिलेट करवाएं तो एयर भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स नहीं लगाएगी,
और वहां पर जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां पर अपन बेयरिंग लगा दे तो फ्री ऑसिलेशन। लेकिन आपको मालूम है ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। हम तो जनरली देखते हैं पेंडुलम ऐसा 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 ऑसिलेट करता है, फिर धीरे धीरे ऐसा होता जाता है और फाइनली फिर ऐसा ऐसा होते होते रुक जाता है। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड when the body oscillates with a decreasing amplitude। पहले शुरू में तो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड था, बाद में फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया। देख रहे हो आप लोग, एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे ऑसिलेशंस को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्यों होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन? एनर्जी लॉस की वजह से, डैम्पिंग फोर्सेस के प्रेजेंस की वजह से। डैम्पिंग फोर्सेस मतलब रेजिस्टेंस फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शन हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, जो ऑसिलेशन का अपोज करते हैं उन फोर्सेस की वजह से। तो when the body oscillates with a decreasing amplitude, then the oscillation of a body is called damped oscillation। फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो बॉडी है, जैसे एक वायर है, इसे एक पेंडुलम ये है, एक पेंडुलम ये है, एक पेंडुलम ये है, है ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन। आपने केवल जो फर्स्ट नंबर का पेंडुलम है उसको खींच कर छोड़ दिया था, वो ऑसिलेट कर रहा था। थोड़ी देर में आपको देखने मिलेगा जो सेकंड पेंडुलम है वो भी ऑसिलेट करने लग जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ सब ऑसिलेट करने लग जाएंगे। तो एक्चुअली में फर्स्ट के ऑसिलेशंस के इन्फ्लुएंस की वजह से सेकंड थर्ड और फोर्थ में जब ऑसिलेशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। When the body oscillates due to the influence of oscillations of another body, then the oscillation of a body is called forced oscillation। भाई आपने तो वहां पर क्या लगाया था, डीजे, तो बज रहा था डीजे का बॉक्स। वो डीजे का बॉक्स बज रहा था तो आपका जो दिल है वो धड़क रहा था, वो हिलने लग गया, या आप खड़े खड़े हिलने लग गए, या आपकी खिड़की एक कांच जो है वो वाइब्रेट करने लग गए, भाड़ भाड़ भाड़। ये सब क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। कहीं पर ऑसिलेशन हो रहा है और कहीं दूसरा कोई ऑसिलेट कर रहा है। आप रेलवे फाटक के सामने खड़े हैं, ट्रेन वहां से पास हो रही है और आपकी गाड़ी जो व्हीकल है वो वाइब्रेट कर रहा है। क्या हो गया, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन। और लास्ट रेजोनेंट ऑसिलेशन। रेजोनेंट, when the frequency of a body, when the frequency of a body is equal to, when the natural frequency of a body is equal to the frequency of applied force, then body oscillates with maximum amplitude, and this phenomena is called resonance, and oscillation is called resonant oscillation। जो बॉडी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है और यदि उस पर जो फोर्स लगाया जाए उसकी भी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, तो बॉडी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगती है। इस पोजीशन को बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन और इस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे घर में आपके गिटार रखा हुआ है वायर, और वो जितने से वाइब्रेट कर सकता है, आप खरीद के लाए। एक मेहमान आए आपके घर में, उनके साथ में एक बच्चा था, वो भी आया और भड़ 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 गिटार को बजाने लग गया। आप तुरंत डर जाओगे और दौड़ते हुए उसके गिटार को पकड़ोगे, आपको मालूम वायर टूट जाएगा। क्योंकि जितने से वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर सकता था गिटार वायर, उतने से ही उसने फोर्स लगा दिया, तो वायर हो सकता है वो टूट जाए।
इसीलिए बच्चों कभी भी ब्रिज पर से जब ट्रक पास होते हैं, ट्रेन पास होती है, तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो कर ली जाती है, ताकि जो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो ऑसिलेट कर सकता है, कहीं वो फ्रीक्वेंसी जो ट्रक की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उससे मैच ना कर जाए। यदि मैच कर गई तो वो ऑसिलेट करने लगेगा और ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये था फोर्थ, रेजोनेंस ऑसिलेशन। और बच्चों ये कंप्लीट हुआ आपका ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट अपन को पढ़ना है वेव्स। तो अपन मिलेंगे वेव्स के वीडियो में।